हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू AJIS एकेडमी। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। मैं पवन धनगर, आपका साइंस टीचर, और आज हम पढ़ने वाले हैं टर्म्स ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मोशन शुरू किया, मोशन एंड फोर्स, ठीक है। तो वेक्टर स्केलर पढ़ लिए हमने। अब मोशन जो होता है हमारा, उसमें टर्म्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, ठीक है भाई। टर्मिनोलॉजी क्या है, उसमें कौन कौन से आपके चीज़ें यूज़ होंगी, उनको क्या बोलते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम लेंगे, उसके बाद ही फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो टर्म्स ऑफ मोशन, मोशन में यूज़ होने वाली जो भी शब्दावली है वो हम डिस्कस करेंगे। क्या शब्दावली है भाई? सबसे पहला टर्म्स ऑफ मोशन में आता है, देखिए, फोर्स। फोर्स पढ़ेंगे हम, फोर्स मतलब बल, ठीक। दूसरा हम पढ़ेंगे, फोर्स के बाद हम ले लेते हैं स्पीड, ठीक है। स्पीड मतलब गति। तीसरा है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी पढ़ेंगे हम, वेलोसिटी मतलब वेग, ठीक है। इनके बारे में, सबके बारे में हम पढ़ेंगे, कौन क्या होता है, कैसे क्या होता है, इनके फॉर्मूले वगैरह। फिर फोर्थ है हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये 5 चीज़ें जो है, जिसकी जो टर्म है वो हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फोर्स। तो क्या होता है बच्चों फोर्स? देखिए, फोर्स जो है हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, ठीक है। वहाँ पर हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि फोर्स जो होता है वो क्या, किसको बोलते हैं? पुल और पुश, ठीक है। मतलब खींचना या धकेलना, ठीक है। ये छोटी क्लासेस की बातें हम बता रहे हैं कि पुल और पुश जो भी है वो क्या है, हमारा फोर्स है भाई। आप फोर्स जब किसी को भी आप अप्लाई करोगे तो या तो आप उसको धक्का दोगे या उसको अपनी तरफ खींचोगे, दो में से कोई एक काम होगा ही होगा हमेशा, ठीक है। चाहे वो कोई मशीन का फोर्स हो या आप खुद फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, या फिर किसी एपरेटस के थ्रू फोर्स लगा रहे हो। फाइनली होना यही है कि या तो आप उस ऑब्जेक्ट को जिस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसे या तो आप पुल करेंगे, मतलब या तो उसको इस तरह से धक्का देंगे या फिर इस तरह से अपनी तरफ खींचेंगे, फाइन। तो पुल और पुश का जो फोर्स है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा जो है बल कहलाता है, फोर्स कहलाता है, ठीक। फिर हमने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि फोर्स मतलब क्या होता है भाई? फोर्स मतलब जो होता है F = ma, ये फोर्स होता है हमारा, ठीक है। F = ma मतलब बल बराबर द्रव्यमान इंटू एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, ठीक है। बल मतलब हो गया आपका फोर्स, ठीक है। m मतलब मास और एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बल का मतलब है ma, m का मतलब द्रव्यमान, जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसका जो वेट, उसका जो मास है, ठीक है, मतलब उसका जो द्रव्यमान है वो m है। और a क्या है? एक्सेलरेशन, त्वरण। भाई आपके बल लगाने पर आपने जो फोर्स अप्लाई किया है उसकी वजह से उसमें जो चेंज हुआ है, उसकी स्पीड में, उसकी पोजीशन में जो भी चेंज हुआ है वो क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, आप उसको बोल सकते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं इसको तो खैर। तो a का मतलब त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, m का मतलब द्रव्यमान मतलब मास। ये फोर्स का सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है भाई? फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है भाई? न्यूटन, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट आगे हम चलें तो फोर्स से हम कर क्या सकते हैं, ठीक है, मतलब इसका इफेक्ट क्या होता है भाई। फोर्स से आप किसी भी चीज़ पर अगर आपने फोर्स लगाया तो उस ऑब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। फोर्स लगाने से आपको क्या फ़ायदा हुआ, इसको आप क्यों लगा रहे हो। तो फोर्स हम जनरली क्यों लगाते हैं? जैसे मान लीजिए रूम में कोई टेबल है, कुर्सी है, उसको आपको शिफ्ट करना है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर रखना है।
इधर से उधर करना है तो आप फोर्स लगाओगे, तो फोर्स की वजह से क्या हुआ, उसकी पोजीशन चेंज हुई। ठीक है, फाइन। तो पहला काम फोर्स क्या कर सकता है भाई, पोजीशन चेंज कर सकता है। दूसरा काम कि आपने मान लीजिए कोई बॉल आपकी तरफ आ रही है, आपने उसको कैच करके वापस थ्रो कर दिया, तो मतलब आपने उसकी डायरेक्शन क्या कर दी, चेंज कर दी। तो फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की दिशा बदल सकता है। ठीक है, अब ये अलग बात है कि आप में वो फोर्स होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप ट्रक के सामने खड़े हो गए कि मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूँगा, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि आपके पास इतना फोर्स नहीं है कि आप उस व्हीकल की डायरेक्शन चेंज कर सकें। ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है बट उससे भी बड़ा फोर्स हमें उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर्स, पहली चीज़ कि फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स पोजीशन चेंज कर सकता है। दूसरा, फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फाइन। तीसरा क्या कर सकता है भाई, फोर्स, फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज और शेप भी बदल सकता है। ठीक है, हम घर में लड्डू बनाते हैं, तो लड्डू बनाते तो क्या होता है, पहले तो वो पूरा इस तरह से थाली में रखा होता है, तो हम उठा उठा के इस तरह से अपने हाथों से उस पर फोर्स लगाकर उसका साइज़ और शेप दोनों बना सकते हैं। मिट्टी के खिलौने बना लीजिए आप, कुछ भी आप, या मशीनों से किसी चीज़ पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स लगाकर हम उसका साइज़ और शेप उसका बदल सकते हैं। फाइन। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है, एक बार हम देख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर लिखते हैं हम कि इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल के क्या प्रभाव होते हैं। तो क्या प्रभाव होते हैं भाई बल का, बल का पहला प्रभाव है इट कैन चेंज डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या कर सकता है, दिशा परिवर्तित कर सकता है, दिशा परिवर्तित कर सकता है। फाइन। चलो भाई, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या बोला हमने, दिशा के साथ साथ क्या कर सकता है, इट कैन चेंज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ठीक है, सॉरी, इट कैन चेंज डायरेक्शन तो हो गया हमारा पोजीशन। तो मतलब पोजीशन का मतलब क्या होता है, उसकी अवस्था या उसकी स्थिति, तो स्थिति भी बदल सकता है ये। ठीक है, स्थिति बदल सकता है। चलो, फिर क्या कर सकता है कि साइज और शेप, साइज एंड शेप, मतलब आकार और आकृति बदल सकता है, आकार और आकृति भी बदल सकता है। ठीक है, फोर्स ये तीनों चीज़ें कर सकता है। आपने देखा होगा कि जैसे भाई जहाँ से नदियाँ बहती हैं, ठीक है, तो वो आसपास अपना रास्ता खुद बनाती जाती हैं। पुराने समय में अब अगर हम देखोगे जियोलॉजिकली, तो क्या देखते हैं हम कि नदियों ने बड़ी बड़ी घाटियाँ बना दी हैं। ठीक है, जहाँ से भी वो निकलती हैं तो क्या होता है, कहीं पर झरना बन जाता है, कहीं पर कोई वैली बन जाती है। तो वो जो वाटर का जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, उसको काटता रहता है, उसको तराशते रहता है, उसको साइज और शेप में वो फोर्स के अकॉर्डिंग वो क्या हो गई हैं, सब ढल गई हैं। फाइन। तो फोर्स इतनी सारी चीज़ें हमारी कर सकता है। ठीक, चलो फिर आगे चलें। तो फोर्स के कोई टाइप भी होते हैं क्या, फोर्स का टाइप बिल्कुल होता है। ठीक है, क्या टाइप होता है, तो आप टाइप देख लेते हैं एक बार फटाफट। टाइप ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या टाइप है भाई, तो देखो, फोर्स का पहला टाइप है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स मतलब स्पर्श, जिसमें आप किसी के कांटेक्ट में आ रहे हो, स्पर्श बल। क्या होता है भाई कांटेक्ट फोर्स का मतलब, कांटेक्ट फोर्स का मतलब होता है कि ऐसा फोर्स जिसको अप्लाई करने के लिए आपको उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। ठीक है, बिना आप उसके कांटेक्ट में आए उस फोर्स को अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे आपको मान लीजिए ये पेन उठाना है, तो इसको उठाने के लिए इसे आपको टच करना पड़ेगा। ब्लैक बोर्ड पर लिखना है तो उसके लिए भी आपको टच करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बॉल उठानी है, कोई भी कुर्सी, टेबल, आपका बुक वगैरह जो भी है, आपको किसी भी चीज़ को ऐसा फोर्स जिसको अप्लाई करने के लिए आपको उसे टच करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जांपल, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब घर्षण का बल। घर्षण का बल क्या होता है भाई, घर्षण टू सरफेस के बीच में लगने वाला। जैसे मान लीजिए आपका कोई बाइक यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, तो बाइक ऐसे चल रहा है और सरफेस उस पर फ्रिक्शन का फोर्स कहाँ लगा रही, पीछे की तरफ। तो इस तरह से फ्रिक्शन का फोर्स कब लगेगा, जब बाइक रोड पर चलेगी या आप रोड पर चलेंगे या कोई दूसरा व्हीकल रोड पर चल रहा है, तभी फ्रिक्शन का फोर्स अप्लाई होगा। अगर वो हवा में है तो क्या फ्रिक्शन अप्लाई होगा क्या,
भाई अगर एरोप्लेन है वो हवा में उड़ रहा है, या हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहा है, या कोई पक्षी वगैरह आपका बर्ड्स जो है वो हवा में फ्लोट कर रही हैं, तो क्या उन पर अर्थ अपना फ्रिक्शन फोर्स लगा सकती है? उन पर दूसरे तरह का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो भी फ्रिक्शन से बच नहीं पा रहे हैं, उन पर एयर का फ्रिक्शन लग रहा है। भाई हवा तो है, जब आप तेज बाइक चलाते हो तो हवा बिल्कुल आपको रोकने की कोशिश करती है, ठीक है, तो मतलब आप पर तो रोड का भी फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का, और हवा का भी फोर्स लग रहा है। तो अब ये दोनों ही फोर्स क्या इनके टच में आए बिना लग सकते हैं क्या? नहीं लग सकते हैं। भाई अर्थ है, अर्थ पर जब तक आप कदम रखोगे ही नहीं तो उसका फ्रिक्शन का फोर्स आपको नहीं लग सकता। अगर आप हवा के टच में नहीं आओगे, आप मान लीजिए वैक्यूम में हो, तो आप पर फ्रिक्शन का फोर्स अप्लाई होगा क्या? एयर का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कौन सा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कब काम करेगा? जब आप उसके टच में आओगे, अर्थ के टच में आओगे, ठीक है, फाइन। चलो फिर दूसरा क्या है भाई? मस्क्यूलर फोर्स। मस्क्यूलर फोर्स मतलब जो आपका मसल्स होती हैं, ठीक है, ये भी एक तरह का मस्क्यूलर फोर्स ही है। आपको किसी के साथ किसी को टच करना है, या मान लीजिए आप किसी को पुश कर रहे हो या कुछ पुल कर रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा? आपको भी टच करना पड़ेगा। आपकी मसल्स में अपने आप थोड़ी वहाँ पर पावर जनरेट नहीं होगा कि दूर से ही आपने उसको ऐसे किया जैसे वो मूवीज़ में दिखाते हैं, है ना, सुपर हीरोज़ कर देते हैं, वैसा नहीं होता है। अगर आपको किसी को मूव करना है तो आपको उसे टच करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो मूव होगा। तो मतलब कि जो मसल्स में आपके जो मस्कुलर फोर्स है वो भी कैसा है? वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। वो किसी के कॉन्टैक्ट में आने पर ही काम करेगा, ऐसे हवा में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला कॉन्टैक्ट फोर्स, जो सिर्फ कॉन्टैक्ट में आने पर ही काम करता है, ठीक। फिर दूसरा हमारा फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब जो बिना टच में आई काम करने लगता है, आपको उसको टच करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं भाई, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब अस्पर्शी या विस्पर्शी बल। अब ये क्या होता है? इसके एग्जांपल में देखो, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दूसरा आपका मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक कह सकते हैं हम इसमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये क्या करता है? देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का बल। तो अर्थ को किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या उसको टच करने की ज़रूरत है क्या? भाई ये ऑब्जेक्ट मैंने अगर यहाँ से गिराया, इसको फॉल किया, ठीक है, तो क्या अर्थ ने इसे टच किया? नहीं, अर्थ तो बहुत नीचे है, बट फिर भी अर्थ ने इसको क्या कर लिया? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अगर आप भी मान लीजिए जो पैराशूट से जंप करते हैं ऊपर से हवाई जहाज से, तो वो लोग भी अर्थ से बहुत दूर है, ठीक है, बट फिर भी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है? उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसे अप्लाई होने के लिए आपको कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। दूसरा मैग्नेटिक फोर्स मतलब चुंबकीय बल। चुंबक जब आयरन की रॉड या आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको खींचता है, तो क्या वो उसको टच करने की ज़रूरत है क्या? वो तो दूर से ही अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, मतलब कि वो भी कैसा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है भाई, वो भी मैग्नेटिक फोर्स है, तो उसे भी किसी को अट्रैक्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है उसके टच में होना? नहीं ज़रूरी है, वो दूर से ही अपना इफेक्ट दिखा सकता है, फाइन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो। फिर कौन सा आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में हमने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से टच नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये भी कैसा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अगर टच कर लेगा तो एटम क्या हो जाएगा? एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एटम तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसा फोर्स है? अस्पर्शी बल है, उसको स्पर्श करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये तो हो गई बात। फिर एक और अलग अगर हम तरह से देखें तो फोर्स के कुछ और टाइप भी होते हैं। देखो, उसमें पहला होता है पॉजिटिव फोर्स। कौन सा फोर्स है भाई? पॉजिटिव फोर्स। ये क्या होता है? धनात्मक बल। धनात्मक बल जो होता है वो क्या होता है? मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये रखा हुआ है सरफेस के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट ए है, इस पर आपने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, ठीक है,
फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया आगे की दिशा में, तो ये डिस्प्लेस होकर के यहाँ पर आ गया। ये देखिए इसको हमने यहाँ बना दिया, यहाँ आ गया। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, आपने जहाँ पर बल लगाया है उसका विस्थापन भी उसी दिशा में हुआ है, इसीलिए ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स धनात्मक फोर्स है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ काम किया है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आपको मिला है। ठीक है, तो वो कैसा हो गया, पॉजिटिव। भाई आप जो करना चाहते थे वो कर लिया, आपने उसको डिस्प्लेस करना चाहते थे, आपने उसे डिस्प्लेस कर लिया, तो इसीलिए वो फोर्स कैसा हो गया, वो फोर्स हो गया आपका पॉजिटिव फोर्स। ठीक है, उसने आपको पॉजिटिव वर्क डन दिया है, वो एक तरह से वर्क का भी टाइप है, तो पॉजिटिव वर्क या पॉजिटिव फोर्स हो गया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब आपका मनचाहा काम हो रहा है। ठीक, दूसरी बात, फिर पॉजिटिव अगर आया तो क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव फोर्स ये क्या होता है भाई, इसमें आपने मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप इसको चाह रहे हो इस डायरेक्शन में धक्का देना, पुश करना चाह रहे हो, उसको डिस्प्लेस करना चाह रहे हो, कहाँ पर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट वो कहाँ आता जा रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्लोप है, उस पर कोई बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। ठीक है, अब आप उसको क्या करना चाह रहे हो, ऊपर चढ़ाना चाह रहे हो वापस, तो वो ऊपर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि आप में वो फोर्स जनरेट आप नहीं कर पाओगे जो उसको पुश कर सके। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि आप उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, बट वो तो कहाँ आ रहा है, वो तो नीचे आ रहा है स्लोप में। ठीक है, तो मतलब ये कैसा हो गया, ये नेगेटिव हो गया, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, मतलब आपके किए कराए पर क्या हो गया, पानी फिर गया। फाइन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव फोर्स, क्योंकि आप जो चाहते थे वो नहीं हो रहा है, यहाँ पर आप जो चाह रहे थे वो हो रहा है, पर यहाँ पर आप जो चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है। ठीक, तीसरा जो फोर्स होता है हमारा, तीसरा जो फोर्स होता है उसको आप जीरो वर्क में भी पढ़ा था हमने, या जीरो फोर्स आप उसको बोल सकते हो। कैसे जीरो, कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर एक इधर से भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, 10 न्यूटन का मान लो, इधर से भी फोर्स अप्लाई हो रहा है 10 न्यूटन का, दोनों ही डायरेक्शन से आप उस पर सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, दोनों ही डायरेक्शन से क्या कर रहे हो, सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। ठीक है, मतलब आप जो भी फोर्स तो आपने लगाया, बट आपको उसका कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, और आउटपुट नहीं मिल रहा है इसीलिए उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, जीरो फोर्स। ठीक है, वैसे वो जीरो नहीं होता है, बट हम आउटपुट के हिसाब से ये टाइप्स देख रहे हैं, तो आउटपुट अगर आपके अकॉर्डिंग हो रहा है तो पॉजिटिव, आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो नेगेटिव, और हो ही नहीं रहा है तो फिर कौन सा, जीरो। फाइन, तो ये पहला टर्म है हमारा मोशन में जो हमने पढ़ा, फोर्स। फोर्स के बारे में लगभग हमने देख लिया, जो भी हमारे काम की चीजें थी। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम। देखो दूसरा आता है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो दूसरा लिखते हैं भाई, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या होते हैं ये, देखो पहले डिस्टेंस को देखते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है, मान लीजिए कोई पॉइंट है ए, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है बी। फाइन, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। फाइन, अब आपको क्या करना है, पहले हम डिस्टेंस को देख रहे हैं, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि ए से लेकर के बी तक, ठीक है, ये ए से लेकर बी तक हमने ये इनको कनेक्ट कर दिया, तो अब डिस्टेंस का मतलब होता है कि जो एक्चुअल पाथ होता है, मतलब देखिए जैसे ए से बी तक आप ऐसे भी जा सकते हो, ए से बी तक आप ऐसे भी जा सकते हो, ए से बी तक आप इस तरह से भी जा सकते हो। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट है, बट और भी कई सारे रास्ते हैं भाई। जैसे आप घर से आपको मार्केट जाना है, तो मार्केट जाने के लिए कई सारे रास्ते होंगे आपके घर से, आप इस गली से या उस गली से, जो भी आपके 3-4 रास्ते होते ही हैं हर जगह, तो वहाँ से आप कई सारे रास्तों से होकर के मार्केट जा सकते हो। ठीक है, फाइन। अब उसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, अब यहाँ पर बीच में कोई बैरियर है, कोई ऑब्जेक्ट है भाई, कोई दीवार है बड़ी सी। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा रूम है, इसमें एक पॉइंट ए है, ये दूसरे रूम में दूसरा पॉइंट है, बीच में दीवार है। ठीक है, तो अब आप दीवार को क्रॉस करके तो नहीं जाओगे, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम दरवाजे से जाएंगे, तो ये यहाँ से यहाँ पर हमारा दरवाजा है। ठीक है, तो इस दरवाजे से होकर के हम यहाँ तक चले गए, तो जिस रास्ते से होकर आप जा रहे हो वही डिस्टेंस है, मतलब जो एक्चुअल आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जो एक्चुअल लेंथ जो होगी
ठीक है। एक्चुअल लेंथ जो होगी पाथ की, भाई रास्ते की जो वास्तविक लंबाई होगी वही हमारी क्या होती है, डिस्टेंस होती है। आपने कहा कि मैं यहाँ से गया मार्केट, 5 किलोमीटर दूर है मार्केट, ठीक है। तो आप जिस भी रास्ते से चलकर गए हो, 5 किलोमीटर चलकर गए हो, वो आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। बट भाई ए और बी इन दोनों पॉइंट के बीच का जो दूरी है, बीच की जो लेंथ है, ठीक है, वो तो आपने कहा कि ये 5 किलोमीटर चल के मैं गया, ठीक है। तो क्या एक्चुअल में ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है क्या, इसमें नहीं है ना, क्योंकि बीच में दीवार है इसलिए हम वहां से गए, फाइन। तो जो रास्ता हमने तय किया, हम चल के गए, वो डिस्टेंस है। भाई जैसे कि मान लीजिए आप ज़मीन पर है हम लोग, ठीक है। अब ज़मीन पर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है तो बीच में कई सारे ऑब्जेक्ट आ ही जाते हैं, ठीक है। बट अगर मान लीजिए आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हो तो उन ऑब्जेक्ट्स का कोई मतलब है क्या, बीच में पहाड़ आ रहा है तो भी हेलीकॉप्टर तो ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब हेलीकॉप्टर से आप उस रास्ते को शॉर्ट कर सकते हो, बट अगर आप खुद चलकर जाओगे, एक्चुअली आप ट्रेवल करोगे, तो वही रास्ता आपको वैसे ही जाना पड़ेगा जहाँ से आपको सुविधा होगी, जहाँ से आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो कहने का मतलब कि जो रास्ता आपके द्वारा तय किया गया है, ठीक है, एक्चुअल पाथ जो है, जो लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है पाथ की, वही हमारी क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो आप डिस्टेंस के लिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल लेंथ, actual length of path, it called distance, ठीक है। मतलब जो मार्ग है, मार्ग की वास्तविक लंबाई, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। यहां पर आप चाहे तो एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि ट्रेवल्ड बाय बॉडी, ठीक है। यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, ट्रेवल्ड बाय बॉडी, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो पाथ ट्रेवल किया गया है वही हमारी क्या है, डिस्टेंस, फाइन। और डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब डिस्टेंस स्केलर है कि वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो लिख देते हैं भाई यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है हमारी डिस्टेंस, और यूनिट इसका क्या होगा, यूनिट तो वही मीटर ही होगा, फाइन। तो डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, मार्ग की वास्तविक लंबाई जो आप चलकर जा रहे हो, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट अभी जैसे मैंने बताया कि ए से बी तक हम कई सारे रास्तों से होकर जा सकते हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो ए टू बी मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकते हैं, किसी भी तरह से जा सकते हैं ऐसे बी तक, ठीक है। तो ये तो डिस्टेंस था। बट जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, जो सबसे कम दूरी है, वही क्या है, हमारी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। आपने कहा कि भाई मैंने एक ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ से यहाँ रख दिया, ये 1 मीटर की दूरी थी, ठीक है। अब आप उस ऑब्जेक्ट को उठाकर घूमते रहो शहर भर में और फिर ला करके उसको वहाँ रख दो, और आप कहोगे कि नहीं ये तो मैंने 5 किलोमीटर का जो है पाथ ट्रेवल किया है, तो वो क्या है, वो डिस्टेंस है, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं। डिस्प्लेस तो कितना हुआ है, वो तो 1 मीटर ही डिस्प्लेस हुआ है, क्योंकि आपने उसको यहाँ से उठाकर कहाँ रख दिया, दूसरी जगह 1 मीटर की दूरी पर रख दिया है। तो जो 2 पॉइंट है उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट, ये देखिए, ये सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट लेंथ, तो शॉर्टेस्ट लेंथ मतलब सबसे छोटी जो दूरी है उसी को हम क्या बोलते हैं भैया, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, फाइन। इतनी चीज समझ में आ रही है। चलो अब देखो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहां पर हम लिख देते हैं शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, मार्ग की सबसे छोटी दूरी, मार्ग की सबसे छोटी दूरी, ठीक है। मतलब कि जैसे हम बोलते हैं ना शॉर्टकट जो होता है, जैसे मार्केट 5 किलोमीटर है बट हम शॉर्टकट से गए तो 1 किलोमीटर में पहुंच गए। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट है, भले वहां से जाना संभव हो या ना हो, वो अलग चीज़ है भाई। जैसे मान लीजिए दीवार है, आपको एक रूम से दूसरे रूम में जाना है, या बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया, बड़ी बिल्डिंग आ गई, आपको बिल्डिंग के उस पार जाना है, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपकी
उस पास से जाना भले पॉसिबल नहीं हो बट फिर भी डिस्प्लेसमेंट वही कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात कि मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग आ गई बीच में, आपको यहाँ से यहाँ पर जाना है तो आपको घूमकर जाना पड़ा इस तरह से, तो ये ये तो थी भाई 5 मीटर बट आपको जाना पड़ा 15 मीटर, 15 मीटर जाना पड़ा। ठीक है, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 5 मीटर का ही होगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ठीक है, आप भले 15 मीटर चल के गए हो बट आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा 5 मीटर। फाइन, चलो चलो इसको और अच्छे से थोड़ा सा समझते हैं। तो देखो मान लीजिए मैं चला यहाँ से A to B, ये मैं चला A से B तक गया, ये मान लीजिए हमारा 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो फॉर मैं अगर लिखूं फॉर पाथ ए बी लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो फॉर पाथ ए बी मतलब ए बी मार्ग जो है उसके लिए डिस्टेंस क्या है भाई, उसके लिए जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो 5 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट वो भी क्या है 5 किलोमीटर। तो इस केस में तो दोनों ही सेम है। ठीक, अब देखो आगे क्या कर रहे हैं हम, आगे हमने ये किया कि भाई A से B तक चला गया, अब मैं गया B से C तक। ये B से C तक जो है ये मान लीजिए 2 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, B से C तक कितने किलोमीटर है 2 किलोमीटर। तो अब दूसरा पॉइंट अगर लिखे हैं तो फॉर पाथ ABC, फॉर पाथ ABC। अब बताओ जरा यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हुई, तो लिखते हैं पहले डिस्टेंस कितनी हुई भैया 5 और 2 7, ये हो गई 7 किलोमीटर। फाइन, ये तो सबको समझ में आ रहा है। पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो शॉर्टेस्ट ढूंढना है, 2 पॉइंट को हमको क्या करना है शॉर्टेस्ट, तो A से C तक ये शॉर्टेस्ट है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखना पड़ेगा हमें, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है AC, और AC की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। AC क्या हो जाएगा √5² प्लस 2 स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम जो है। ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 10 प्लस 4 मतलब √14। अभी √14 मतलब कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, यही हमारी क्या है डिस्प्लेसमेंट है। फाइन, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी एक तरह का डिस्टेंस ही है बट वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो सबसे कम दूरी है वही क्या है डिस्प्लेसमेंट है। फाइन, फिर देखो तो जरा, फिर मैं चला C से लेकर के D तक, ये C से लेकर D तक आ गया मैं। तो अब इस पॉइंट के लिए जरा लिखो, इस पॉइंट के लिए लिखते हैं भैया। तो ये लिखा मैंने फॉर पाथ ABCD, इसके लिए लिखो तो डिस्टेंस क्या है भाई, इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 है। ठीक है, तो 5 और 5 10 और 2 12, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 12 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो ये देखो ये शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रहा है कि इतना लंबा घूमने की क्या जरूरत है, ये यहीं के यहीं तो है D। ठीक है, मतलब इसकी क्या डिस्प्लेसमेंट इसके लिए क्या है 2 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट ओनली 2 किलोमीटर। फाइन, फिर देखो तो D से वो आ गया वापस A पर, तो तीसरी अगला लिखते हैं हम फोर्थ वाला कि फॉर पाथ ABCDA, मतलब वो घूमकर वापस आ गया। तो अब देखो इसके लिए हम डिस्टेंस क्या लिखेंगे भाई, इसके लिए हम डिस्टेंस लिख सकते हैं 12, तो वहीं तक हो गए थे D तक, 2 और जोड़ दो मतलब 14 किलोमीटर। डिस्टेंस उसने 14 किलोमीटर मतलब घर से निकले, पूरा मार्केट वार्केट घूमा और वापस घर पे आ गए। तो डिस्टेंस कितना आपने ट्रेवल किया 14 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, वही जहाँ से चले थे वहीं आ गए। ठीक है, तो जहाँ से चले थे वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, डिस्प्लेसमेंट 0। फाइन,
तो ये इस तरह से डिस्प्लेसमेंट की हमने बात की, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपको छोटी सी बात याद रखना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी जो दूरी है वो डिस्प्लेसमेंट है, भले ही उस दूरी से होकर उस रास्ते से चलकर जाना भले ही पॉसिबल हो या ना हो, ठीक है। चलो फिर अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि ग्राफ कैसे बनेगा इसमें। तो देखो जरा, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा कि हमने एक्स एक्सिस लिया भाई, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर क्या लिया हमने, टाइम, समय ले लिया एक्स अक्ष पर, फाइन। वाई अक्ष पर क्या ले लिया, वाई अक्ष पर ले लिया हमने, डिस्प्लेसमेंट के बीच में बना रहे हैं, सॉरी है ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस के बीच में तो क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ हम बना रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ये लिख दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए हमारा ग्राफ जो है वो इस तरह से आ रहा है, ठीक है, जो एक्स जो अक्ष है उसके समानांतर है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपकी जो वेलोसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट, वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, वेलोसिटी मतलब वेग जो है वो कैसा है, नियत है, ठीक है। वेग नियत है तभी तो आपको सीधी लाइन मिल रही है। मतलब कि अगर आपने चलना शुरू किया, घर से बाइक निकाली, चलना शुरू किया, आप 20 की स्पीड से चल रहे हो, तो जहाँ पर भी आपको जाना है, जो भी डेस्टिनेशन है आपका, वहाँ तक आप 20 की स्पीड से ही जा रहे हो, मतलब आपकी वेलोसिटी में आपने कोई भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो ये आप जब आप अपनी जो ये भी आपने जो किया है, जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, उसका जब ग्राफ बनाओगे तो आपको कैसी लाइन मिलेगी, सीधी लाइन मिलेगी, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का जो है ये ग्राफ है। तो यहाँ पर वेलोसिटी अगर इस तरह से ग्राफ आ रहा है, मतलब वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी में चेंज, और वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो मतलब एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है वहाँ पर, या कांस्टेंट है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन हो गया कि ग्राफ आपको कैसा मिल रहा है, इस तरह से मिल रहा है। दूसरी कंडीशन देखो, तो आप दूसरी कंडीशन देखते हैं हम। तो दूसरी कंडीशन में मान लीजिए आपको जो ग्राफ है वो इस तरह से मिल रहा है, ठीक है, या फिर आपको इस तरह से मिल रहा है पैराबोला, या फिर ये देखो ये इस तरह से मिल रहा है, मतलब डाउनवर्ड, अपवर्ड और सीधी लाइन, इस तरह से आपको ग्राफ मिल रहा है। ये तीनों ग्राफ एक ही चीज बताते हैं, क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है, वेलोसिटी कैसी है, इनफाइनाइट है। तो ये तीनों ग्राफ के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये ग्राफ की बात हो गई कि अगर इस तरह की लाइन आ रही है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और उस तरह की तीनों में से कोई लाइन मिल रही है मतलब वेलोसिटी कैसी है आपकी, इनफाइनाइट है। ये डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ है, डिस्टेंस और आपका जो समय है, सॉरी मैं बार बार डिस्टेंस बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, फाइन। चलो फिर नेक्स्ट हम किसके बारे में बात कर रहे थे भाई, ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब बात कर लेते हैं हम वेलोसिटी की। वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी में देखो क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या है, ये लिखा मैंने, वेलोसिटी मतलब वेग, ठीक है, क्या होती है, तो वेलोसिटी में क्या होती है, वेलोसिटी मतलब जिसमें डायरेक्शन हो, वेलोसिटी और स्पीड में केवल एक ही अंतर है कि स्पीड में डायरेक्शन आप नहीं मेंशन कर रहे हो, बट वेलोसिटी में आपने क्या मेंशन कर दिया है, डायरेक्शन मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो जब डायरेक्शन मेंशन आपकी हो चुकी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का अगर मैं फार्मूला यहाँ लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी v से शो करेंगे, चूंकि इसमें डायरेक्शन है इसलिए मतलब ये वेक्टर है, और वेक्टर को शो कैसे करते हैं, इस तरह से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ds/dt, ठीक है, ds/dt। s यहाँ पर क्या है, s बराबर डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, तो वेलोसिटी के फार्मूले में डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे और स्पीड के फार्मूले में क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस
कैसा है, स्केलर था, और यहाँ पर आपकी जो स्पीड है वो भी कैसी है, स्केलर है। तो डिस्टेंस में, डिस्टेंस का आपको कहाँ यूज़ करना है, डिस्टेंस का आपको यूज़ करना है स्पीड के फॉर्मूले में, ठीक है, और वेलोसिटी के फॉर्मूले में आपको डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो एस है, एस क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और टी क्या है हमारा, टाइम टेकन या टाइम इंटरवल, ठीक है, और v क्या है, v तो वेलोसिटी है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। भाई ds आपने लिखा है तो डिस्प्लेसमेंट जो भी हो रहा है आपका उसका रेट, ठीक है। भाई डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए आपने कहा कि मैंने 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, 1 किलोमीटर की दूरी जो है, लेंथ जो है वो तय की है, मतलब कि आपने 1 मिनट में कितना तय किया है, 1 किलोमीटर, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी अगर आप डायरेक्शन दे रहे हो तो, ठीक है। तो वेलोसिटी हो गई, तो मतलब कि क्या हुआ कि आप बता रहे हो कि जो भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल आपने लिया है उसमें हमने इतनी जो है डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है। तो मतलब कि एक तरह से ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट का रेट है कि हम पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। 1 घंटे में हमने इतना किया या 2 घंटे में हमने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, इस तरह से। तो डिस्टेंस वेलोसिटी मतलब कि क्या, वेलोसिटी मतलब कि यहाँ पर आपने ds का मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, कि आपने जब मान लीजिए a से b तक आप गए, ठीक है, तो a से b तक, a पर आप जब थे तो आपकी इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो कैसी थी भाई, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u, और फाइनल v। यहाँ पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट था वो कैसा था, 0। यहाँ पर आने के बाद क्या हो गया, मान लें 1 किलोमीटर आ गए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ds बाय dt, मतलब कि 1 माइनस 0, मतलब आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, 1 किलोमीटर, तो वेलोसिटी, ठीक। अब वेलोसिटी हमको मालूम ही है कि वेक्टर है, वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर है, इसका यूनिट क्या होता है भाई, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, फाइन। चल फिर आगे देखो, तो वेलोसिटी में आगे हम क्या देख सकते हैं कि टाइप, वेलोसिटी देखो 2-3 टाइप की होती है। तो अब वेलोसिटी के कुछ टाइप हैं, ठीक है। पहला है हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब एक समान वेग। एक समान वेग का मतलब क्या है, एक समान वेग, देखो भाई क्या लिखा है हमने कि इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं फिर से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डायरेक्शन में और पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, मतलब कि अगर दो चीज़ों की हम बात करें कि दो ऑब्जेक्ट हैं वो उन्होंने चलना शुरू किया, ठीक है, तो उन दोनों की जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है, जो दोनों की जो डायरेक्शन है वो भी इक्वल है, और दोनों का जो टाइम इंटरवल है वो भी कैसा है, सेम है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब तय की गई दूरी भी सेम है, ठीक है, उनकी दिशा भी एक ही है, और उनका जो लिया गया समय है वो भी क्या है, वो भी एक है। मतलब यहाँ पर तीनों चीज़ें क्या है, समान है। तो हम क्या लिख दें, अगर इसको मैं हिंदी में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो तय की गई दूरी है, तय दूरी दोनों की, भाई यहाँ पर भी कंपैरिजन हो रहा है ना, दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जिसमें तय की गई दूरी, ठीक है, और आपका समय का अंतराल और आपकी दिशा, दोनों तीनों चीज़ें कैसी है, समान है। तो तय दूरी, दिशा और लिया गया समय, लिया गया समय दोनों कैसे हैं, समान है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक समान वेग। तो वेग कैसा हो रहा है, वो समान हो रहा है, ठीक है, एक समान वेग है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है, चाहे आप कितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो वहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। आप इसको सिंगल में भी देख सकते हैं, डबल में भी देख सकते हैं। सिंगल में क्या, आपने चलना शुरू किया, 10 किलोमीटर जाना है, और 10 किलोमीटर जाने तक आपने ना तो अपनी डायरेक्शन बदली, 10 किलोमीटर जाने तक ना तो भाई डिस्टेंस तो वो आपकी 10 किलोमीटर है ही, मतलब आपने इधर उधर भी नहीं गए, आप सीधे जिस रास्ते से जा रहे हो उसी रास्ते से चल रहे हो, शॉर्टेस्ट, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ क्या हो गई, टाइम। अगर आपकी डिस्टेंस भी सेम है, अगर आपकी डायरेक्शन भी सेम है, और आपका टाइम जो है वहाँ पर जाने का वो भी कैसा है, वो भी सेम, तो पर्टिकुलर जितना भी आपको टाइम दिया है उसमें आप वहाँ पर पहुँच गए।
तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग। जैसे घर से स्कूल आपको जाना है, घर से स्कूल आपका मान लीजिए 10 मिनट का रास्ता है, ठीक है। तो 10 मिनट के रास्ते में आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से गए हो, ठीक है, तो 10 मिनट आपका टाइम इंटरवल हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी हो गई, मान लीजिए 1 किलोमीटर है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपकी डायरेक्शन है वो भी कैसी है, सेम है, तो उसको हमने बोल दिया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर उसके बाद में दूसरा है यूनिफॉर्म के बाद वेरिएबल। वेरिएबल वेलोसिटी में क्या हो जाएगा भाई, वेरिएबल वेलोसिटी में क्या हो जाएगा कि अब डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, क्या है डिस्टेंस इक्वल, आपकी जो हाँ डिस्टेंस जो है वो आप इक्वल नहीं होगी, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। फिर डायरेक्शन तो पर्टिकुलर होगी सही, क्योंकि वेलोसिटी है तो डायरेक्शन तो हम यहाँ पर तो पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब अनइक्वल डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस अब इक्वल नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल नहीं है, पर्टिकुलर डायरेक्शन तो है ही, ठीक है, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फाइन। तो एक समान वेग और असमान वेग, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, आप ऐसा मान सकते हो, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा कुछ भाई, एक अगर आपको आता है तो दूसरा तो आ ही जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। मतलब कि आपका एक समान वेग अगर आपको पता है कि उसमें सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और असमान होने के लिए उन तीनों में से किसी भी एक चीज़ का असमान होना पर्याप्त है, ठीक है, इनफ है। तो ये हो गई वेलोसिटी की बात, ठीक। इसके बाद हम स्पीड की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड का फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी में हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट यूज़ करते हैं, और स्पीड में हम क्या यूज़ करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। मतलब कि इसको मैं लिख दूँ तो डिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं, डी से, और ये हो गया आपका टी, तो डी बाय टी, मतलब कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दिए गए समय अंतराल में, दिए गए समय में तय दूरी, समय में तय दूरी, वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है स्पीड, आपकी चाल, ठीक है। फिर हमें पता है कि स्पीड जो है वो क्या है, वो वेक्टर है कि स्केलर है, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। फिर इसका जो यूनिट है, यूनिट तो सेम ही होगा, मीटर पर सेकेंड, जो वेलोसिटी का यूनिट है भाई इसका भी यूनिट होगा। तो ये स्पीड की बात हुई। तो वेलोसिटी और स्पीड में बेसिकली डिफरेंस क्या है भाई, डिफरेंस उसका है कि वेलोसिटी में हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वेग में डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, और स्पीड में हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड में हम सिर्फ और सिर्फ किसकी, जो दूरी आपने तय की उसकी बात करें, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, फाइन। जितने समय में आपने दूरी तय की उसकी हम बात कर रहे हैं, डायरेक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, यही इनका बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन की बात करें तो जहाँ पर भी आपकी मूवमेंट हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन वहाँ पर जनरेट होता है। एक्सेलरेशन मतलब होता है त्वरण। क्या होता है भाई ये, त्वरण का मतलब होता है कि जो आपका वेग है उसमें परिवर्तन होना, ठीक है। जैसे हमने कहा कि भाई हम यहाँ से गए मार्केट गए, ठीक है, जो भी डिस्टेंस था वहाँ 2-3 किलोमीटर का, ठीक है, मार्केट का, तो हम बाइक से निकले, और बाइक से हमने घर से स्पीड पकड़ी, मान लीजिए हमने 20 की स्पीड से बाइक चलाना शुरू किया, तो मार्केट तक क्या ऐसा हो सकता है कि हम 20 की स्पीड से ही चलें, नहीं होगा भाई। अगर रोड खाली मिल जाएगी तो हम तेज भी कर लेंगे, अगर ट्रैफिक मिल गया तो हम क्या कर लेंगे, और स्लो कर लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो ये आपकी जो वेलोसिटी है उसमें जो चेंज हुआ है, ठीक है, वही क्या है, एक्सेलरेशन है। तो चेंज इन वेलोसिटी, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ साथ जो वेग में परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को त्वरण कहते हैं। आप चाहे खुद चलिए, चाहे आप बाइक से चलिए, चाहे किसी भी दूसरे व्हीकल से चलिए, आप एक समान जो स्पीड है उसको बनाए रखना मुश्किल होता है, ठीक है। अगर बनी रहती है यूनिफॉर्म तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, मतलब कि या तो वो
कांस्टेंट हो गया, मतलब स्पीड कांस्टेंट हो गई, या फिर क्या हो रही है कि वो इक्वली इंक्रीज हो रही है, वो उस पर हम बात करेंगे आगे। तो एक्सेलरेशन समझ में आया। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेग में परिवर्तन। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टाइम, समय के साथ। ठीक है, समय के साथ वेग में होने वाला जो भी परिवर्तन है, जो भी वेरिएशन आ रहे हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है भाई, गाड़ी की जो रेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटर। तो वो क्या करती है? वो एक्सेलरेट ही तो कर रही है, वो स्पीड कम ज़्यादा करने के काम आती है। आपकी जो भी वेलोसिटी है उसको क्या करती है? वो या तो बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। तो वही तो एक्सेलरेशन है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब आप पहुँचे, ठीक है, जैसे आपने कहा कि आपने इंदौर से हम भोपाल जा रहे हैं, तो इंदौर से भोपाल के बीच में आपसे लास्ट में पूछा गया कि आपकी स्पीड क्या थी, तो हम बोलते हैं कि यही कोई 50-60 की स्पीड, ठीक है, या 60-70 एवरेज स्पीड बताते हैं हम। बट वहाँ पर कई पॉइंट ऐसे भी होंगे जहाँ पर हमने 90 का स्पीड रीच किया होगा, कई पॉइंट ऐसे भी होंगे जहाँ पर हमें रुकना पड़ा होगा, कई पॉइंट ऐसे भी होंगे जहाँ पर हमें 30-40 की स्पीड से चलना पड़ा होगा। तो दैट मीन्स कि जो स्पीड, जो आपकी वेलोसिटी है, उसमें जो वेरिएशन आ रहे हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। फाइन। अब एक्सेलरेशन भी क्या है भाई? एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब मैं क्या लिख दूं? dv अपॉन dt। dv मतलब क्या है भाई? चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं u। फाइनल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? v। तो u माइनस वी अपॉन t। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, यही होता है चेंज का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसको हम अगर इसको उल्टा लिख देते हैं, चलो वो ज़्यादा सही है। तो v माइनस यू, क्योंकि फाइनल में से इनिशियल को हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनिशियल तो जो है वो वैल्यू कम होती है, फाइनल की वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने v माइनस यू, मतलब कहने का मतलब dv निकाला है, वेलोसिटी में क्या निकाला है? चेंज, और अपॉन में t। ठीक, फिर आपका जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है, क्योंकि वेलोसिटी के उसमें हम बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी कैसी है? वेक्टर है, तो आपका एक्सेलरेशन भी जो है वो भी क्या होगा? वेक्टर होगा। तो एक्सेलरेशन भी क्या है? एक वेक्टर है। फिर इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन, ये इसका यूनिट होता है। तो एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टाइम, समय के साथ वेग में होने वाला परिवर्तन, वही क्या कहलाता है? वही त्वरण कहलाता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि dv बाय dt, चेंज इन वेलोसिटी, d का मतलब चेंज और v का मतलब वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये एक सदिश राशि है और इसकी जो मात्रक है, जो यूनिट है, वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन, चलो फिर आगे चलो। तो इसमें भी कुछ टाइप होते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पहला टाइप है इसका। पहला टाइप कौन सा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होता है भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जो स्पीड में जो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो कैसा हो रहा है? इक्वल अमाउंट में। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय इक्वल अमाउंट। ठीक है, इसको पूरा ही हमको साफ करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल, चेंज इन वेलोसिटी बाय इक्वल अमाउंट। ठीक है, इक्वल अमाउंट विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, या इसको हम इंक्रीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय इक्वल अमाउंट विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, समय के साथ होने वाला एक समान परिवर्तन।
एक समान परिवर्तन, समय के साथ वेग में होने वाला, इसको ऐसा लिख सकते हो, वेग में होने वाला एक समान परिवर्तन, ठीक है। उसी को बोला जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने शुरू किया, ठीक है, घर से चलना शुरू किया मार्केट की तरफ, या कहीं भी आप जा रहे हो, कोई भी डेस्टिनेशन पर जा रहे हो, तो आपने शुरू किया जीरो, आपकी वेलोसिटी 0 थी, फिर धीरे धीरे आपने बढ़ाई, तो 0 से आप कितने पर आ गए, 5 पर आ गए, फाइन, मतलब 5 में आपने 5 नंबर से उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो 0 से आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई, इसको हम देख लेते हैं। देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि इनिशियल आप ए पॉइंट पर थे, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, फिर 0 से आप ए से आपने धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया, ठीक है, तो आपने वेलोसिटी बढ़ाई कितनी भाई, 5, ठीक है, 5 से बढ़ा दिया आपने, और टाइम था आपने 1 सेकेंड लिया इसको बढ़ाने में, ठीक है। आपने स्पीड 0 से 5 की कर दी भाई, ठीक है, और उसको बढ़ाने में आपने समय कितना लिया, 1 सेकेंड का, समझ में आ रही बात। फिर आपने क्या किया अगले में, फिर 5 से सीधा 10 कर दिया, 5 से कितना कर दिया, 10, और फिर भी आपने 1 ही सेकेंड का समय लिया। मतलब कि यहां पर आप जो एक्सेलरेशन तो हो रहा है, पर एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है, इक्वल अमाउंट में हो रहा है भाई। पहले भी आपने 5 का ही गैप दिया, फिर भी आपने क्या दिया, 5 दिया, मतलब 5 से 10, और 10 से क्या कर दिया, फिर 10 से फिर मैं 15 कर देता हूं, फिर 15 से 20 कर दिया। मतलब ये यूनिफॉर्मली सेम अमाउंट में बढ़ रही है, जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो यूनिफॉर्म हो रहा है। क्लियर है कि हमने यहाँ पर लिखा है ना कि भाई चेंज इन वेलोसिटी बाय इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट में ये चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है। पहले 5 की वेलोसिटी थी हमारी गाड़ी, हम 5 की उससे चला रहे थे, फिर 10 कर दी, फिर 15 कर दी, फिर 20 कर दी, फिर 25 कर दी, ऐसे चेंज कर रहे हैं। हमने डायरेक्ट 5 से 20 नहीं किया, ठीक है, हमने क्या किया है, आप 5 से पहले 10, 10 से 15, 15 से 20, मतलब इक्वल अमाउंट में, जरूरी नहीं वो 5 का ही हो, वो कुछ भी हो सकता है। आप अगर मान लीजिए 0 से सीधा 10 पर गए, फिर 10 से 20 पर जाइए, 20 से 30 पर जाइए, ऐसे भी बढ़ सकते हैं। तो जो इक्वल अमाउंट है वो ज़रूरी है इस तरह के एक्सेलरेशन में। तो इसमें आपने क्या किया कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही धीरे धीरे, बट वो इंक्रीज कैसे हो रही, इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही, और जो टाइम इंटरवल है वो भी कैसा है, इक्वल है। कि आपने 10 की स्पीड बढ़ाने में 1 सेकेंड लिया, तो आपने 10 से 20 पे जाने पर भी 1 ही सेकेंड लिया, फिर 20 से 30 पे जाने पर भी 1 सेकेंड लिया, फाइन। तो इक्वल टाइम का जो इंटरवल है वो भी इक्वल है, और जो आपकी चेंज है वो अमाउंट है वो भी इक्वल है, उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। बात समझ में आ रही, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, समझ में आ गई बात। एक समान त्वरण में क्या चीज होने वाली है, ठीक। फिर दूसरा होता है, एक समान त्वरण के बाद दूसरा त्वरण जो होता है हमारा वो होता है यूनिफॉर्म के बाद क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब असमान त्वरण, ये क्या होता है भाई, असमान त्वरण इसका अपोजिट हो जाएगा। असमान त्वरण में अभी हम यहाँ पर क्या लिख रहे थे, चेंज इन वेलोसिटी बाय इक्वल अमाउंट, तो अब उसकी जगह हम क्या लिख देंगे कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय अनइक्वल अमाउंट, अनइक्वल अमाउंट, ठीक है। अनइक्वल अमाउंट हो रहा है, मतलब अब आप क्या कर रहे हो, 5 से पहले आपने 10 कर दी, फिर 10 से आप 15 पे चले गए, 15 से सीधे आप 40 पे चले गए, ठीक है। मतलब इस तरह से आप चेंज कर रहे हो, तो टाइम इंटरवल भी सेम नहीं है आपका, और आपका जो अमाउंट है वो भी सेम नहीं है। तो ये क्या, इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, वो होगा आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन, उसमें कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। आप स्पीड, आप जो वेलोसिटी है उसको कैसे चेंज कर रहे हो, उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, वो आप उसको अपने हिसाब से चेंज करते जा रहे हो। मतलब कि आपने पहले तो 0 से शुरू किया, 0 से आप सीधे 20 पर गए, और 20 से फिर 25 पे चले गए, 25 से आप 40 पे चले गए, मतलब पहले 5 का अमाउंट दिया, फिर उसके बाद 15 का दे दिया। तो इस तरह से ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर जो है वेलोसिटी जो है वो इक्वल अमाउंट में नहीं है, अनइक्वल अमाउंट में है। टाइम इंटरवल है वो भी कैसा है, अनइक्वल है, ठीक है। बट यहाँ पर कैसा था, इक्वल था, बस यही चेंज है, और कुछ भी चेंज नहीं है। एक्सेलरेशन वहाँ भी हो रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ भी हो रहा है, वहाँ पर एक समान हो रहा है, यहाँ पर असमान हो रहा है, वहाँ पर यूनिफॉर्म हो रहा है, यहाँ पर वेरिएबल हो रहा है, फाइन। चलो फिर अगले टाइप का एक्सेलरेशन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है।
कौन सा एक्सेलरेशन? नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या आता है भाई, देखो जरा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, मतलब ऋणात्मक त्वरण। ये क्या है भाई? तो ऋणात्मक त्वरण में क्या होता है उसको भी समझें। ऋणात्मक त्वरण में क्या हो रहा है कि अभी तो हम सिर्फ स्पीड बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि 5 से 10 करी, 10 से 20 करी, 20 से 30 करी, इस तरह से इंक्रीजिंग, ठीक है। बट अब क्या कर रहे हैं हम, अगर आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन लेना है मतलब कि हम स्पीड को क्या, आपकी जो भी वेलोसिटी उसको क्या कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं, ठीक है। कैसे कम कर रहे हैं कि पहले हम फुल स्पीड पर चल रहे हैं, मान लीजिए 60 का स्पीड है हमारा या 60 का वेलोसिटी है, फिर धीरे धीरे हमने उसको क्या कर लिया, उसको 50 पे ले आए, फिर 40 पे ले आए, फिर और कम करते गए, तो धीरे धीरे ये डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन जो है वो भी क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव यहाँ पर काउंट किया जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसा काउंट किया जाएगा, नेगेटिव। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन क्या काउंट होता है, पॉजिटिव काउंट होता है। बट जब आपकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, मतलब आप रुक रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो, तो ब्रेक लगाने पर जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा वो कैसा होगा भाई, नेगेटिव होगा। तो मतलब कि आप यहाँ पर हम क्या लिखें, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी कैसी हो रही है भाई, डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। सबसे पहली बात तो ये बात हमको समझ में आ गई। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है दैट मीन्स कि वहाँ पर जो आपका त्वरण बन रहा है, जो त्वरण आपका जनरेट हो रहा है एक्सेलरेशन, वो भी कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा। फाइन, ठीक है। आप देखें मान लीजिए जैसे कि इनिशियल यहाँ पर देखो, एक पॉइंट से बी पॉइंट तक हम गए, ए टू बी, ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर आपकी जब आपने शुरू किया है, अभी ए से बी तक आपने शुरू किया, तो यहाँ पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब u जो थी वो 0 थी, और यहाँ पर आपकी फाइनल वेलोसिटी हम v ले लेते हैं, ठीक है। अब b तक आप पहुँच गए, फाइनल वेलोसिटी तक, तो यहाँ पर a टू b जो एक्सेलरेशन हुआ वो तो कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। अब आप रुक रहे हो, मतलब आपको रुकने में b से c तक आप रुके इस तरह से, तो b से c तक जब आप रुके तो अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, u बराबर से 0, क्योंकि आप रुक गए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अगर आप निकालोगे तो क्या निकलेगा भाई, हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल क्या है यहाँ पर 0 और इनिशियल क्या है v, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, एक तरह से ये नेगेटिव काउंट होगा। तो ए ये हो जाएगा dv/dt, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि अब हम छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो नेगेटिव आएगा ऑब्वियसली, मैथमेटिक्स सबको पता है इतना। तो इस तरह से ये एक्सेलरेशन कैसे काउंट होगा, नेगेटिव। फाइन, तो यूनिफॉर्म, वेरिएबल और तीसरा है हमारा नेगेटिव। फिर इसके बाद एक और एक्सेलरेशन होता है, कैसा एक्सेलरेशन होता है, वो होता है जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, जीरो एक्सेलरेशन, तो उसको भी देखते हैं। देखो एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, दो कंडीशन में होगा, हम लिखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन में होगा, ये लिखा मैंने, जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है, दो कंडीशन में होगा। पहली कंडीशन क्या होगी कि अगर आपकी वेलोसिटी वो कैसी है, कांस्टेंट, वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का तो मतलब ही होता है कि चेंज इन वेलोसिटी। आपने घर से निकले, आप 10 की स्पीड से या 10 की जो भी आपकी बाइक का स्पीड है उससे चल रहे हो, और जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक आप उसी स्पीड से जा रहे हो, आपने कोई भी चेंज नहीं किया, ना तो आप रुके और ना ही आपने स्पीड बढ़ाई ना कम करी, मतलब वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं किया, इसीलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी अगर है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। फाइन, ये पहली बात हो गई। दूसरा कि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, वो चल ही नहीं रहा है, तो अगर वो चलेगा ही नहीं तो ना तो कोई वेलोसिटी है ना कोई एक्सेलरेशन है, उस कंडीशन में भी आपका जो एक्सेलरेशन है वो कैसे काउंट होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि वो तो मूव ही नहीं कर रहा है। तो मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रुका हुआ है, तब भी ए क्या होगा हमारा, जीरो, ठीक है। और अगर वो चल तो रहा है बट कैसा चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तो अब भी एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। फाइन, तो एक्सेलरेशन दो कंडीशन में जीरो, अगर आप चल रहे हो यूनिफॉर्म तो भी जीरो, अगर आप रुके हुए हो तब भी जीरो। फाइन, चलो
फिर नेक्स्ट एक और हमारा जो इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या है भाई? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाला त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होता है? ठीक है, क्या होगा भाई? कोई ऑब्जेक्ट को अगर आपने ऊपर से नीचे छोड़ दिया, फ्री फॉल कर रहा है, वो कैसा हो रहा है? वो बिल्कुल फ्री होकर के गिर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, उस पर कोई भी आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो। तो ग्रेविटी के अंडर में जब वो फ्री फॉल करता है, ठीक है, तो यहाँ पर भाई आपने देखा होगा ना कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से फेंकते हैं तो अर्थ तक आते आते उसकी स्पीड में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि जैसे जैसे वो अर्थ के पास आएगा तो उसका जो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होने लगेगी? इंक्रीज होने लगेगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जितना ज़्यादा पास आएगा उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। भाई आप कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से बहुत दूर है, जैसे आपने प्लेन से मान लीजिए पैराशूट से आपने जंप किया, तो जब आपने जंप किया तब, और जब आप बिल्कुल अर्थ के पास में आ गए हो तब, यहाँ आपकी दोनों की स्पीड में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। धीरे धीरे आप नीचे आ रहे हो तो आपकी स्पीड, जो आपकी वेलोसिटी, वो क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उतना बढ़ता ही जाएगा जितना आप उसके पास जा रहे हो, उसके नियर जितना जाओगे उतना आपका ज़्यादा वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो वही जो एक्सेलरेशन है, जो ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो आपकी गति में परिवर्तन आ रहा है, वही क्या है? वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। गुरुत्व के कारण होने वाला त्वरण, उत्पन्न होने वाला त्वरण। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा उत्पन्न होने वाला त्वरण लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमने टॉपिक का नाम लिखा है वही उसका डेफिनेशन भी है कि ग्रेविटी के थ्रू जनरेट होने वाला एक्सेलरेशन, वो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो, तो इसके लिए हमें पता है कि ये जो हमारा ग्रेविटेशन का लॉ है वो क्या है भाई? कि ग्रेविटेशनल फोर्स F क्या होता है? G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। फाइन, यही फॉर्मूला होता है, ये पढ़ा है हमने। अब देखो, अब हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट तो हो गया हमारा जिसकी ग्रेविटी के उसमें वो फॉल कर रहा है, ग्रेविटी के इफेक्ट में फॉल कर रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, मान लो ये डस्टर है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम गिरा रहे हैं तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट तो क्या हो गया? अर्थ। दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया ये जो मेरे हाथ में है, ठीक है। मतलब कि m1 को हम मान लेते हैं अर्थ का मास है, m2 क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट का मास है। तो देखो, अब जी को तो हम जी लिखेंगे, उसके बाद m1 मतलब क्या है? मास ऑफ अर्थ, और m2 क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इस तरह से लिख देते हैं हम। फिर r क्या है भाई? r क्या होती है? दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच का डिस्टेंस r है। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो कहाँ से जनरेट हो रही है? ये अर्थ है, इसकी ग्रेविटी सेंटर से जनरेट हो रही है। फाइन, तो ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये अर्थ का रेडियस है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो उसको भी हम रेडियस में ही काउंट करते हैं, क्योंकि अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस है 1 मीटर 2 मीटर जो भी है, ये बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। इसीलिए हम वो जो डिस्टेंस है दोनों का, उसको क्या काउंट करते हैं? रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर हम अर्थ का रेडियस लिख दो। अर्थ का रेडियस वो लिखा हुआ उधर 6.4 × 10⁻6 मीटर, ये स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों, इसका भी वैल्यू रख देते हैं हम। जी का वैल्यू क्या है भाई? जी का वैल्यू है 6.7 × 10⁻, और m1 मतलब मास ऑफ अर्थ क्या है? 6 × 10⁻24, ठीक है, ये हो गया। और जी हमारा ये m2 जो है हमारा, उसको हम आगे लिख देते हैं, या m2 ऑब्जेक्ट। अब देखो, एक और छोटा सा फॉर्मूला हमको पता है कि F इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू होता है ma, यही होता है। अब चूंकि हम ग्रेविटी के अंडर में बात कर रहे हैं, इसलिए a की जगह हम क्या लिखेंगे? a की जगह लिखेंगे स्मॉल g, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है? स्मॉल g तो है, उसी की बात कर रहे हैं हम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? स्मॉल g।
तो ये स्मॉल जी की मैंने बात करी, तो ए की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, जी रख सकता हूँ, ठीक है। और अगर जी की वैल्यू में यहाँ से निकालना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, जी इक्वल टू एफ अपॉन एम भी लिख सकते हैं। फाइनली हमें तो अभी एफ की वैल्यू चाहिए, तो अब देखो इस एफ की जगह मैं रख दूं एम जी, ठीक है, तो मैंने एम जी रख दिया। अब ये मास और ये मास ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये जो वैल्यू है हमारी जी ये आ गई। ये जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। और यही हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी जो है ये जो वैल्यू है ये फिक्स है। क्यों फिक्स है, क्योंकि ग्रेविटी हर तरह के ऑब्जेक्ट पर एक जैसा ही फोर्स लगाती है, चाहे वो ऑब्जेक्ट कितना भी हल्का हो या कितना भी भारी हो, ठीक है। ये बात गैलीलियो ने हमें बताई दी थी कि अगर आप कागज़ के टुकड़े को और एक बड़े भारी बॉल को दोनों को नीचे गिराते हो तो वो दोनों एक ही टाइम में नीचे पहुंचेंगे। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी किसी में भेदभाव नहीं करती है, वो हल्की से हल्की चीज़ हो, चाहे कोई भी आपका कागज़ हो, पंख हो, कुछ भी हो, और भारी से भारी चीज़ हो, उन दोनों ऑब्जेक्ट पर कैसा फोर्स लगाती, इक्वल अमाउंट में। ये बात अलग है कि कागज़ या पंख को आप जब गिराते हो तो वो एयर के रेजिस्टेंस की वजह से इस तरह से नीचे आता है, पर अगर वैक्यूम में अगर आप किसी पेपर के जो टुकड़ा है, पेपर ले लीजिए या फिर आप कोई कॉइन ले लीजिए, कोई आयरन का ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उन दोनों को अगर आप वैक्यूम में अगर आप फॉल करोगे तो क्या होगा, दोनों एक ही टाइम पर नीचे आएंगे। मतलब ग्रेविटी किसी में भेदभाव नहीं कर रही है, वो हर ऑब्जेक्ट पर एक जैसा फोर्स लगा रही है, इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो भी कैसा होगा, सभी के लिए एक जैसा होगा, ठीक है। फोर्स ग्रेविटी का एक जैसा है तो एक्सेलरेशन भी एक जैसा। तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये फिक्स वैल्यू, फाइन।